गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश भी सिंधी आज आपके सामने फिर से हमारी सामाजिक विज्ञान पुस्तक का लेसन 9 मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत का द्वितीय भाग आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। इसके पहले भाग में हमने इसके परिचय कि मूलभूत अधिकार क्या होते हैं और मानव अधिकार, मूलभूत अधिकारों के बारे में जाना था। मूलभूत अधिकारों के अंदर हम 2 अधिकार हमारे जान चुके हैं, समानता का अधिकार एवं स्वतंत्रता का अधिकार। इस भाग के अंदर हम हमारे शेष मूलभूत अधिकार जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनके बारे में जानेंगे। एवं इसी के साथ हमारे मुख्य मूलभूत कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। लेसन शुरू करने के पहले आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देना चाहूँगा कि अपनी नोटबुक के साथ, अपनी बुक के साथ अपनी नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठें ताकि जो भी आपको इम्पोर्टेंट थिंग्स बताई जाती हैं उससे आप अपनी नोटबुक में लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इतना सा करना होता है बस। शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसका शोषण न हो, ऐसी शोषण विहीन समाज स्थापना का मुख्य उद्देश्य संविधान में शामिल किया गया है, जो इस अधिकार के द्वारा सिद्ध हुआ है। अच्छा, किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शोषण, आप सपोज कीजिए पिछले समय में जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था, उस समय अंग्रेज़ हमारा शोषण करते थे। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से उन्होंने हमारा शोषण किया है। वो हमारे को फैक्ट्रियों में काम पर लगाते थे एवं उसका उचित मुआवजा हमारे को नहीं मिलता था। जब जमींदारी प्रथा हमारे यहाँ पे थी, तब भी जो जमींदार होता था वह बिना भूमि वाले किसान से अपने खेत पे मेहनत वाला काम करवाता था, मेहनत करवाता था, लेकिन उसका मुआवजा उसे प्रॉपर नहीं दे सकता था, तो ये उसका शोषण हुआ। तो किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण न हो एवं ऐसे शोषण विहीन समाज की स्थापना हमारे संविधान के अंदर इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है, जो हमें इस अधिकार के द्वारा सिद्ध हुआ है। मनुष्य का व्यापार, बेगार प्रथा, गुलामी तथा बलपूर्वक करवाई जाने वाली मजदूरी को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। बेगार प्रथा उसमें आता है कि आप किसी मजदूर से काम करवा लो और उससे पैसा ना दो। मनुष्य का व्यापार यानी मनुष्यों को बेचना, गुलामी उन्हें गुलाम बना करके रखना तथा बलपूर्वक करवाई जाने वाली मजदूरी, अंग्रेज हमारे से बलपूर्वक ही काम करवाते थे। तो इन सभी तरह की मजदूरियों का हमारे को संविधान के द्वारा एक कानून बना करके इन सभी को प्रतिबंधित किया गया है। इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन एक कानूनी अपराध माना जाता है एवं इस अधिकार का उद्देश्य बालकों अथवा स्त्रियों का व्यापार, जबरदस्ती करवाई जाने वाली मजदूरी, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना तथा बिना वेतन दिए कोई कार्य करवाने की प्रथा का अंत लाना है। ज़बरदस्ती करवाई जाने वाली मजदूरी, आपको किसी दुकान पर काम नहीं करना है, आपको कोई ऐसी नौकरी नहीं करनी है, आपको किसी दूसरे फील्ड में जाना है, लेकिन अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती वह काम करवाए तो यह भी शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। किसी भी व्यक्ति से बिना वेतन चुकाए अथवा न्यूनतम वेतन से कम वेतन, ज़बरदस्ती या बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करवाना एक कानूनी अपराध है। इसी के साथ 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को कारखानों, खानों या जोखिमपूर्ण व्यवसायों में निर्माण कार्य, गैरेज, होटल या लारी गल्ला या घरेलू नौकर के रूप में किसी भी काम पर नहीं रखा जा सकता है। हमारे संविधान के अंदर स्पष्ट उल्लेख है कि अगर किसी बालक की उम्र 14 साल या उससे कम है तो आप उससे किसी भी तरह का जोखिमपूर्ण काम या उसे किसी गैरेज के अंदर, किसी होटल के अंदर, किसी गल्ले पे आप उसे खड़े नहीं रख सकते हैं या घरेलू नौकर के रूप में भी आप उससे काम नहीं ले सकते हैं। यह सब
बाल मजदूरी उन्मूलन कानून के अंतर्गत आता है एवं इसे अपराध घोषित किया गया है। जबकि राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सैनिक सेवा तथा राष्ट्रीय कर्तव्यों, समाज सेवा के किसी भी क्षेत्र में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के भेदभाव के बिना अनिवार्य रूप से व्यक्ति के पास से सेवा लेने का अधिकार है। यह सेवा बिना वेतन अथवा सवेतन हो सकती है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यहाँ पे सार्वजनिक उद्देश्य अभी हमारे भारत देश के अंदर कोरोना महामारी चल रही है, इसमें लोगों को बार बार परामर्श देना या लोगों को समझाइश कराना, ये सारे सार्वजनिक उद्देश्य हैं। इनकी पूर्ति के लिए सैनिक सेवा या समाज सेवा के किसी भी क्षेत्र में धर्म, जाति, लिंग या भाषा आदि के आधार पर भेदभाव के बिना अगर अनिवार्य रूप से किसी के पास से सेवा ली जाती है, चाहे वह वेतनिक हो या अवैतनिक हो, ठीक है, बिना वेतन के चाहे उससे सेवा ली जा रही है, वह सामने वाला आदमी स्वेच्छा से अगर कर रहा है तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार अपने मनपसंद धर्म को स्वीकार करने, उनका पालन करने तथा धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। क्योंकि भारत देश एक कौन सा देश है? भारत देश एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ पे हमारे भारत देश के अंदर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं एवं हर एक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार अपने मनपसंद धर्म को स्वीकार करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ये स्वतंत्रताएं सार्वजनिक व्यवस्था, नीतिमत्ता तथा स्वास्थ्य में बाधक न बने। आपको आपके धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उसके तहत आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। इसलिए कुछ आवश्यक नियंत्रणों के अधीन रहकर इन धार्मिक स्वतंत्रताओं का उपभोग करना पड़ता है। हमारे ऊपर संविधान के द्वारा कुछ कंट्रोल भी रखा गया है, एक नियंत्रण रखा गया है कि अगर हम किसी सामने वाले की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हैं तो यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। धार्मिक कर्मकांड, प्रार्थना, पूजा करवाना आदि स्वतंत्रताओं का इसमें समावेश होता है। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो और यहाँ पे सभी धर्म जब समान हैं तो संविधान के अनुसार भारत का अपना कोई धर्म नहीं है तथा भारत किसी भी धार्मिक सिद्धांतों या मान्यताओं के आधार पर नहीं चलता है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वह तो वहाँ पर यानी कि अपने देश के अंदर वह एक पर्टिकुलर धर्म रख सकता है, लेकिन भारत के अंदर राज्य किसी भी समुदाय के धार्मिक मामलों तथा मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। धर्म से संबंधित संस्थाओं की स्थापना करने तथा उसका संचालन करने एवं व्यवस्थापन करने की स्वतंत्रता भी धार्मिक संस्थाओं को प्रदान की गई है कि चाहे जिस भी धर्म को मानने वाले अनुयायी है वह अपने से संबंधित किसी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। कोई भी राज्य सार्वजनिक करों के द्वारा निर्मित कोष का उपयोग किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय के लाभ या उसके विकास के लिए नहीं कर सकता है। हाँ, बजट कहाँ से मिलता है सरकार को लोगों का विकास करने के लिए? टैक्स के रूप में। इस टैक्स के रूप में कलेक्ट किए हुए धन को वह किसी भी पर्टिकुलर धर्म के ऊपर खर्च नहीं कर सकता है या उन्हें उसे लाभ देने के लिए पर्टिकुलर एक किसी विशेष धर्म को लाभ देने की स्थिति में नहीं कर सकता है। सरकारी अनुदान से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं किसी में भी किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धार्मिक शिविरों या धार्मिक उपासना में उपस्थित रहने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर किसी विशेष धर्म की प्रार्थना हो रही है, विशेष धर्म की, ठीक है, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को उसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चलो नेक्स्ट है सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। भारत में विविध धर्मों, विविध संस्कृतियों तथा भाषाओं के बोलने वाले लोग निवास करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि हमारा भारत देश एक विविधतापूर्ण देश है। इसमें कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रदेशों वाले लोग हैं। इसमें कई भाषाओं के लोग निवास करते हैं, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, तमिल। तो अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। भारत के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, सांस्कृतिक मूल्यों तथा उसके आधार पर रचित वर्ग समूह को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है कि हर कोई भी व्यक्ति अपनी विशेष भाषा को संरक्षित रख सकता है, उसे उपयोग में ले सकता है। हमारे देश की कोई एक निश्चित भाषा अभी तक निश्चित नहीं की गई है। हाँ, राजभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग भाषा का उपयोग किया जाता है। राज्य की सहायता अनुदान से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्मस्थान आदि कारणों से किसी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत में जितनी भी यानी कि गवर्नमेंट संस्थाएं चलती हैं, राज्य की सहायता से चलने वाली संस्थाएं, उनमें किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा या लिंग या उसके जन्मस्थान के आधार पर उससे प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई उम्मीदवार चुनावों में धर्म, भाषा अथवा जाति के आधार पर मत देने की अपील करता है तो लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा के अंतर्गत दोषित माना जाएगा। जैसा कि हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश के अंदर आप अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, लेकिन अगर किसी यानी कि एरिया विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में किसी पर्टिकुलर जाति का प्रभुत्व है तो वहाँ पर उसी जाति का लोग का पर्सन अगर उम्मीदवार के रूप में खड़ा है तो वह उसे जाति के नाम पर वोट देने के लिए बाधित नहीं कर सकता है। कहीं जगहों पे होता है, लेकिन उससे बाधित किसी भी व्यक्ति को बाधित नहीं किया जा सकता है कि आप मुझे ही वोट दो। कोई भी राज्य कानून का निर्माण करके नागरिकों या उसके किसी भाग पर, किसी भी संस्कृति या भाषा के आधार पर निर्धारित अल्पसंख्यकों को अपनी पसंदगी की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके व्यवस्थापन का अधिकार देता है। अगर जितने भी हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं वह अपनी पसंदगी के आधार पर अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। इसका उदाहरण हम मदरसे ले सकते हैं कि मदरसों के अंदर मदरसे हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक कम्युनिटी के हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के बने हुए होते हैं, जो कि अपने धर्म के अनुसार अपनी संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को राज्य की तरफ से मिलने वाली शैक्षणिक सहायता अथवा शिक्षावृत्ति जैसे लाभों में भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक समुदाय खुले हुए हैं, शैक्षणिक संस्थान खुले हुए हैं, इनमें भी किसी भी धर्म के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं की संपत्ति का अनिवार्य संपादन या बिना मुआवजा दिए राज्य इनकी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकता है। अगर किसी अल्पसंख्यक संस्था की अगर कोई संपत्ति है तो राज्य जब तक अगर कभी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाना है, कोई विकास कार्य करना है, उसमें उस संपत्ति का उपयोग करना है सरकार को, तो जब तक राज्य उससे उस संस्था को उसका उपयुक्त मुआवजा नहीं दे देगा तब तक वह उन संपत्ति को अधिग्रहित नहीं कर सकता है। इस प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में संविधान में महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चाहे जितने अच्छे कानूनों का निर्माण कर दिया जाए, लेकिन मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की जाए, लेकिन अगर उनका सुचारू रूप से अमल नहीं किया गया तो ऐसी स्वतंत्रता या ऐसे अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। आपको अपने आपके पेरेंट्स ने 100 रुपये दिए जब आप स्कूल से निकल रहे थे कि बेटा ये तू 100 रुपये रख, लेकिन इनको खर्च नहीं कर सकता है, तो उन 100 रुपये को आपके लिए कोई वैल्यू है? क्योंकि आप उसे खर्च नहीं कर सकते हैं। आप कहीं पे पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं, आपको आपके पापा ने 500 रुपये खर्ची के दिए कि ये 500 रुपये रखो और आपको कहीं पर भी कुछ वैसे आप ये ले जाओ पैसे
लेकिन इनको खर्च मत करना है, ऐसे के ऐसे ही ला करके देना, तो आपके पास में पैसे होने या ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसी तरह से अगर हमारे को संविधान के द्वारा जितने भी अधिकार दिए गए हैं, अगर इनका हमारे ऊपर मूलभूत पर्याप्त रूप से संचालन ना हो तो इन अधिकारों का हमारे पास में होने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इन अधिकारों के भंग अथवा उल्लंघन के बदले सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर शिकायत करने के अधिकार को भी मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। अगर किसी सरकार के द्वारा या किसी राज्य विशेष के द्वारा हमारे से इन अधिकारों को छीना जाता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर के इसकी शिकायत कर सकते हैं एवं हमारे मूलभूत अधिकारों को फिर से ले सकते हैं। मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है। हमारे देश के अंदर जो व्यक्तियों के मूलभूत अधिकार हैं उनकी रक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, जिसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं की जा सकती है। इस संदर्भ में आवश्यकता पड़ने पर योग्य आदेश, सूचना या आज्ञा पत्र जारी करने की सत्ता संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों को छीना जा रहा है तो वह अपनी तरफ से एक आदेश पारित कर सकता है या आज्ञा पत्र जारी कर सकता है कि उस व्यक्ति के अधिकारों को उसे फिर से दिया जाए। इसके लिए कोई भी व्यक्ति आपत्ति नहीं जता सकता है। किसी भी राज्य द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत के संदर्भ में योग्य उपाय करना सर्वोच्च न्यायालय के लिए आवश्यक है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा के समान है, क्योंकि सिर्फ एक इसी अधिकार के तहत हम सभी अधिकार फिर से ले सकते हैं। अगर ये अधिकार आपके पास में नहीं है तो यह अधिकार क्या कहता है कि अगर कभी कोई राज्य आपसे इन अधिकारों को छीनता है, आपको जो दिए गए अधिकार, तो आप एक आम आदमी भी सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी को मानना होता है, सभी के लिए बाध्य होता है, तो सरकार को भी आपको वो अधिकार फिर से देने पड़ेंगे। तो संसद कानून के द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी करने की सत्ता अन्य किसी अदालत को सौंप सकती है। राज्य की विधानसभाओं के द्वारा निर्मित कानून मूलभूत अधिकारों के साथ सुसंगत न हो या उसके द्वारा मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को रद्द कर सकता है। अगर किसी राज्य की सरकार किसी भी तरह का कानून बना रही है, लेकिन अगर उस कानून से हमारे मूलभूत अधिकारों को छीना जा रहा है या उन मूलभूत अधिकारों की स्वतंत्रता नहीं बन पा रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के कानून को रद्द घोषित कर सकता है। इस प्रकार यह अधिकार किसी नागरिक को मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के बदले न्यायालय में जाने का अधिकार तथा अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। यानी इस अधिकार के तहत आप किसी भी राज्य के विरुद्ध में भी, राज्य सरकार के विरुद्ध में भी आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और वहाँ पर से अपने मूलभूत अधिकारों की डिमांड कर सकते हैं। अगर कोई टीचर आपकी बात नहीं सुनता है तो आप कहाँ जाते हो प्रिंसिपल ऑफिस में, वहाँ से आपकी बात सुनी जाती है और अगर आप वैलिड हैं, अगर आपकी बात सर्वसम्मत है तो आपकी बात मानी भी जाती है। ठीक है, इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय हमारे प्रिंसिपल ऑफिस की तरह ही वर्क करता है। वहाँ पे आपके जो अधिकार हैं जो कि आपको रियल में मिलने चाहिए, अगर किसी राज्य के द्वारा आपसे छीने जाते हैं तो आपको फिर से दिलवाने का काम करता है। इस प्रकार संविधान में समाहित मूलभूत अधिकारों को भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। क्योंकि इस संविधान के अंदर क्यों समाहित किए गए थे? जब यह मूलभूत अधिकार बन रहे थे, जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, तभी 1948 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इन मूल अधिकारों की घोषणा की गई थी, जिन्हें कि मानव अधिकारों के तहत रखा गया था एवं इन्हीं अधिकारों को हमारे संविधान के अंदर अंगीकृत किया गया एवं अनुक्रमित किया गया, जिसके के द्वारा ये मूलभूत अधिकार कहलाए। तो यह अधिकार सरकारों के विरुद्ध प्रदान किया गया है,
क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति तो छीन नहीं सकता है, इतनी अथॉरिटी किसी को है नहीं, सरकार ही किसी के अधिकार छीन सकती है। तो मूलभूत अधिकार हमेशा सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं, परंतु आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ मूलभूत अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। जो 6 अधिकार हैं वो 6 ही अधिकार आपको दिए जाएंगे, लेकिन सामान्य परिस्थिति में कभी देश के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है या कभी कोई राष्ट्रीय विपदा आ जाती है। अभी जो कोरोना काल था, ये क्या थी? एक राष्ट्रीय विपदा थी, या थी तो अंतर्राष्ट्रीय विपदा, लेकिन हमारे देश में भी यह एक विपदा के तौर पे थी। तो इस समय अगर कि वैसे अभी कई जगह पर लॉकडाउन कर दिया गया था, कर्फ्यू लगा दिया गया था, आप अपनी स्वेच्छा से नहीं आ जा सकते थे, तो ये सारे अधिकार क्या थे कि इमरजेंसी के टाइम पे इन्हें स्थगित किया जा सकता है। राज्य ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकता जिसके कारण एक नागरिक के मूलभूत अधिकार समाप्त होते हैं। चलो अब हम हमारे मूलभूत कर्तव्य लेते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही लोग अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों के प्रति जागृत थे। अभी से नहीं, या जब हमारा संविधान बना तब से नहीं, हमारे भारत देश के अंदर तो हमारी संस्कृति हमारे को हमारे कर्तव्य का ज्ञान भी कराती है, बोध कराती है कि जिस तरह से हमारे कुछ अधिकार होते हैं। आपके पेरेंट्स आपको जो भी अफोर्डेबल थिंग्स कराते हैं, जो भी आपकी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं, क्यों कराते हैं? आपका अधिकार तो है, लेकिन इसी के अलावा आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं उनके प्रति। वो कर्तव्य क्या होते हैं कि आप उनकी आज्ञा का पालन करो, जैसा वह बोलते हैं वैसा करो, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए कहते हैं। इसी तरह से हमारे भारत देश के संविधान में हम नागरिकों के कुछ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार नागरिकों को अनेक मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसी प्रकार नागरिकों के कुछ मूलभूत कर्तव्यों का समावेश 1976 के संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में किया गया था। कर्तव्यों का मूलभूत कर्तव्य के रूप में समावेश का उद्देश्य देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना, अनेक उच्च आदर्शों तथा मूल्यों के प्रति नागरिकों में जागृति लाकर राष्ट्र की उन्नति के लिए नागरिकों को प्रतिबद्ध बनाना था। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की एकता, अखंडता तथा सार्वभौमिकता की सुरक्षा में अपना यथासंभव योगदान दे। यानी आज यह हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की एकता, अखंडता तथा सार्वभौमिकता को बनाए रखें। इसके लिए है इन सभी में एकता की स्थापना हो। देश और समाज के प्रति शांति, सुरक्षा, सद्भावना, संवादिता तथा सांप्रदायिक सौहार्द की भावना बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पाठ्यपुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर इन कर्तव्यों को दर्शाया गया है। आपकी जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक हैं, इसके प्रथम पृष्ठ पर भी इन्हीं सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो यहाँ पर नीचे आपको 11 पॉइंट दिए गए हैं, जो कि हमारे 11 मूलभूत कर्तव्य हैं। यही कर्तव्य हमारी पाठ्यपुस्तक के पहले पेज पर हैं। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। संविधान का पालन करना तथा संविधान में व्यक्त आदर्शों तथा संस्थाओं, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रध्वज के प्रति आदर रखना। जैसा कि आप समझ रहे होंगे और आप समझ गए होंगे कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए। क्योंकि संविधान हमारे देश के अंदर मूलभूत दस्तावेज हैं, जिसके की द्वारा समस्त देश के अंदर कानून व्यवस्था चलती है। तो हमें उसका आदर करना चाहिए तथा संविधान में व्यक्त आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रध्वज जो कि हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं, इनका आदर करना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के उदात्त विचारों तथा प्रेरणादायी आदर्शों का आदर करना तथा उनके अनुसार आचरण करना। महात्मा गांधी ने कहा था, करो या मरो, यानी अपनी देश की आज़ादी के लिए या तो कुछ करो या फिर लड़ कर के जान दे दो। भारत की सार्वभौमिकता, एकता तथा अखंडता का समर्थन करना और उसकी रक्षा करना। ऐसे कार्य करो जिसके के द्वारा हमारे देश की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता बनी रहे। यानी हमें ऐसा किसी तरह का कोई वर्क नहीं करना चाहिए, कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे देश की एकता और अखंडता के ऊपर खतरा मंडराए। नेक्स्ट है, आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करने तथा राष्ट्र की रक्षा करने
के लिए तैयार रहना तथा उत्साहपूर्वक शामिल होना। अभी वास्तव में हमारे देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, इन सभी ने देश की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अभी देश को आवश्यकता थी इन कोरोना वॉरियर्स की। आपने खुद ने भी देखा होगा कि ये सुबह से शाम तक पुलिस वाले भूखे रहते थे एवं अपने कर्तव्य का पालन करते रहते थे। कई जगहों पे तो इन पे लाठियाँ भी बरसाई गई, लेकिन फिर भी ये अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। एवं इसी तरह से देश के जो डॉक्टर्स हैं, कई सारे डॉक्टर्स एक एक महीने तक, दो दो महीने तक अपने घरों पे नहीं गए, क्योंकि वह जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति थे उनकी सेवा करने में लगे हुए थे। इसी तरह से हमें भी अपने देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए एवं उसमें उत्साहपूर्वक शामिल होना चाहिए। भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना में वृद्धि करना। हम स्कूल में प्रतिज्ञा बोलते हैं, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। हम वास्तव में मानते हैं? हमें मानना चाहिए, क्योंकि समस्त भारतीयों, भारत के लोगों को तो कम से कम हम हमारे भाई बहन के समान मान सकते हैं एवं इनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना तथा महिलाओं के गौरव का हनन करने वाले मुद्दों का परित्याग करना। हमें इस तरह की बुरी आदतों को त्यागना चाहिए जिनसे कि किसी भी परिवार की महिला का अपमान होता हो। नेक्स्ट है राष्ट्र की समृद्ध तथा समन्वित सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना। जितनी भी हमारी सांस्कृतिक एवं धरोहर हैं उन सभी की सुरक्षा करना। सातवां है जंगल, सरोवर, नदियों तथा वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा उनका संवर्धन करना। हमारे जितने भी वन्य जीव हैं या प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, जंगल हैं, वन्य जीव हैं, इन सभी की रक्षा करनी चाहिए एवं उनका संवर्धन करना चाहिए, यानी इनको बढ़ाने में हमारे को सहयोग देना चाहिए। सभी जीवों के प्रति दया रखना। हमारा देश एक धार्मिक देश है, इसमें छोटे से छोटे जीव की भी पूजा की जाती है, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें सभी जीवों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा अनुसंधान वृत्ति का विकास करना। हमारे देश में कई सारी पुरानी रीतियां भी पाई जाती है, रूढ़ियां पाई जाती है, तो उन रूढ़ियों को त्याग करके अब हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मानववाद की तरफ अग्रसर होना चाहिए। 9th है सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना तथा हिंसा का परित्याग करना। हम बस में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, ये सब क्या है? हमारे सार्वजनिक संपत्तियाँ, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए एवं हिंसा के द्वारा कार्य नहीं करना चाहिए। अगला है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति और सिद्धियों को प्राप्त करता रहे। यानी हमें व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक गतिविधि के रूप में हमारे देश की विकास के लिए ही कार्य करना चाहिए। चलो अब लास्ट है अपने बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य तथा सार्वत्रिक रूप से शिक्षा देना उसके माता पिता का कर्तव्य है। हमने पहले पढ़ा कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी। कब दे पाएगी? जब कोई व्यक्ति ये गरीब हैं, उसके बच्चों को शिक्षा तो निःशुल्क मिल रही है, उससे खाने पीने की सुविधा भी देते हैं, मिड डे मील भी देते हैं, लेकिन ये सुविधा सारी उससे कब मिलेगी? जब उनके पेरेंट्स उनको भेजेंगे, जब उनके माता पिता उससे भेजेंगे। तो इसीलिए यह हर एक माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य तथा सार्वजनिक रूप से शिक्षा देने वाले अधिकार के कर्तव्य का पालन करें एवं अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्हें शिक्षा प्रदान कराएं। इन कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्यों के पालन के लिए सज़ा का प्रावधान भी किया गया है, क्योंकि भारत के लोगों की विशेषता है वह बिना डर के कोई काम नहीं करते हैं। जब तक अगर आपको पनिशमेंट नहीं दी जाए तब तक आप किसी काम को करोगे नहीं। ये मानव जाति की विशेषता है। इसीलिए कुछ कर्तव्यों का पालन करने के लिए तो सज़ा का प्रावधान भी किया गया है।
अभी कोरोना काल के अंदर कई सारे लोग मास्क नहीं लगाते थे, उनके ऊपर 200 रुपये का फ़ाइन किया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि वह फ़ाइन के डर से वह उस जो उनको दंड भरना पड़ेगा, 200 रुपये का दंड भरना पड़ेगा, उसको बचाने के लिए कम से कम मास्क पहनेंगे। बाकी नहीं तो भारत के अंदर कई अजीबोगरीब तरह के लोग रहते हैं जो कि ना ही अपना भला चाहते हैं, ना ही दूसरों का भला होने देते हैं। इसीलिए सरकार ने मास्क लगाने पर भी फाइन कर दिया था कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपके ऊपर 200 रुपये, और अभी तो यह 1000 रुपये हो चुका है। ठीक है, तो इस डर की वजह से लोग बाग मास्क पहने। समाज में फैली अनेक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, वहम, अनेक सामाजिक बुराइयों तथा अन्यायों जैसे अस्पृश्यता, बेगार प्रथा, बाल मजदूरी, स्त्री शोषण, जातीय हिंसा, दहेज प्रथा, स्त्री भ्रूण हत्या, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, वहम आदि स्थायी रूप से समाप्त हों, इस बात की निगरानी रखने की जवाबदारी तथा कर्तव्य एक नागरिक के रूप में हम सभी का है। हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हमारे बाजू में अगर किसी की शादी हो रही है और अगर वह लड़की या लड़का उचित आयु के नहीं हैं तो हम सरकार तक इसकी जानकारी दें। इसी तरह से अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी, बेगार प्रथा जो कि हमने पढ़ा था कि बिना मजदूरी दिए काम करवाना, इन सारी वैसे जो बुराइयां हैं हमारे समाज की, उनका अंत हो। इस बात की निगरानी रखने की जवाबदारी किसकी होती है? भारत के हर एक नागरिक की है। इन मूलभूत कर्तव्यों के द्वारा हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सभी सिखाया जाता है। यदि भविष्य के नागरिक ऐसे बालकों एवं किशोरों में इन कर्तव्यों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार हो, इनके महत्व और उपयोगिता के विषय में इन्हें जानकारी प्रदान की जाए, तो भविष्य के इन नागरिकों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना, विश्व बंधुत्व, न्यायपूर्ण तथा शोषण विहीन समाज रचना के उच्च आदर्श का प्राप्त किया जा सकता है। आपको सारा अपना सामाजिक ज्ञान कहाँ से मिलता है? आपके परिवार में से ही मिलता है। आपके फैमिली वाले जैसे फॉलो करते हैं वैसे आप करते हैं। अगर आपके फैमिली वाले जय श्री राम बोलते हैं या फिर जय माता दी बोलते हैं, आप भी उसी तरह से बोलना सीखते हैं। आपके फैमिली में अगर आपको सिखाया जाता है कि बड़ों का आदर करो, तो आप भी बड़ों का आदर करते हैं। तो इन सभी की प्रथम नींव हमारे को हमारे आसपास के वातावरण से ही मिलती है। तो चलिए हम इस लेसन को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले भाग के अंदर हमारी राजनीति के जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिनमें मुख्य 5 तरह के सिद्धांत हैं। धार्मिक नीतियों के संदर्भ में सिद्धांत, एवं दूसरा है सामाजिक नीतियों से संबंधित सिद्धांत, तीसरा राजकीय तथा विदेश नीति विषयक सिद्धांत, चौथा है शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक नीति संबंधी सिद्धांत, एवं पांचवा है स्वास्थ्य विषयक नीति से संबंधित सिद्धांत। ये सिद्धांत हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम फिर से जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।